हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सामान्य गणित, और इसमें हम लोग देखेंगे ये जो आपके सामने यहाँ पर चैप्टर्स दिख रहे हैं: संख्या पद्धति, सरलीकरण, वर्गमूल एवं घनमूल, भिन्न, घातांक, महत्तम, समापवर्तक। उसके बाद हमारा है औसत, अनुपात, आयु संबंधी प्रश्न, प्रतिशतता, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कार्य एवं समय, चाल, समय और दूरी, क्षेत्रफल, आयतन, सामान्य ज्यामिति, त्रिभुज एवं वृत्त, सामान्य सांख्यिकी और सामान्य बीजगणित। तो टोटल 21 चैप्टर्स हम लोग यहाँ पर ख़त्म करेंगे। और इन 21 चैप्टर का मैं आपको बता सकता हूँ कि आपका बेस लेवल जो है वो सही हो जाएगा अगर आप ध्यानपूर्वक इन सारे चैप्टर्स को देखेंगे, समझेंगे और इसका नोट्स प्रिपेयर करेंगे। तो आपका डेफिनेटली जो आपका बेस है, जो आपका फंडामेंटल है मैथ का, वो तैयार हो जाएगा। और फिर सिर्फ आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके अपनी मैथ पे पकड़ स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर को शुरुआत करते हैं और एकदम बेस लेवल से समझने का प्रयास करते हैं। और मैं प्रयास करूँगा कि आपके पास रेगुलर कंटेंट जाता रहे। तो चैनल को, अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ये सारे 21 चैप्टर्स आपके पास पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल कहीं गायब ना हो जाए, तो इस वजह से आपको सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए यहाँ से तो आपके पास वो वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ठीक है, थोड़ा मार्कर का साइज़ में बड़ा कर लो। अंकीय क्षमता, विभाजन, गुणनखंड, स्थानीय मान, संख्याओं के विभिन्न व्यवहारिक प्रश्नों से दो या तीन प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। ठीक है, तो इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें गुणनखंड, स्थानीय मान, संख्याओं के विभिन्न व्यवहारिक प्रश्न और विभाज्यता और अंकीय क्षमता से लगभग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक चार्ट देखते हैं, और इस चार्ट में संख्याओं के बारे में दिया गया है। ठीक है, हमारा चार्ट है। मैं सबसे पहले हम संख्याएं देखते हैं। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं: वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। वास्तविक संख्याएं भी 2 प्रकार की होती हैं: परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। परिमेय संख्या यानी पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। 2 प्रकार की होती हैं: नेचुरल नंबर, होल नंबर। अभी इस चार्ट को आप समझिए ध्यान से, उसके बाद हम लोग एक एक करके सभी के बारे में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, फिर प्राकृतिक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की: सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से अब समझते हैं। सबसे पहला है हमारा वास्तविक संख्या। किसी प्रश्न अथवा समीकरण को हल करने पर जो मान प्राप्त होता है वास्तविक संख्या कहते हैं। लेकिन इसमें आपको काल्पनिक संख्याओं को छोड़ देना है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखें। काल्पनिक संख्या को छोड़ करके किसी भी प्रश्न अथवा समीकरण को सॉल्व करने पर, हल करने पर जो भी आपको आंसर मिलता है, वो सारे के सारे आंसर जो है हमारे क्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या में क्या क्या? अच्छा, इसमें काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर लिखा हुआ है। तो काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट वाले में। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे 0, -5, 3/5, 23/7, √7, √5 और पाई। पाई भी हमारी क्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि पाई अगर कहीं पर लिखा मिल जाता है तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत वो आता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं काल्पनिक संख्या क्या होती है। तो जो संख्याएं वास्तव में ना होकर केवल कल्पना में, अर्थात संख्याएं जिसे ठीक ढंग से परिभाषित नहीं किया जा सकता, जिसे काल्पनिक संख्या कहलाता है। ठीक है, वे संख्याएं जिनको ठीक ढंग से परिभाषित ना किया जा सके, वो संख्याएं क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं होती हैं। और इसे आयोटा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। आई मीन्स आयोटा। ठीक है, आई से प्रदर्शित करते हैं, जहां आई की वैल्यू क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आई की वैल्यू होती है हमेशा रूट में -1।
ठीक है। रूट का -1 ये किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है, ठीक है। आयोटा को रूट का -1 बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे हम -4 को परिभाषित नहीं कर सकते हैं क्योंकि रूट में -4 का वर्गमूल संभव नहीं होता है। अच्छा एग्जाम्पल समझिएगा आप, जैसे यहाँ पर वो क्या कहने का प्रयास कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर हम लिख दें √4, तो √4 को हम सॉल्व करने पे हमको क्या मिलता है, हमको सबसे पहले 4 का फैक्टर किया जाता है, तो कितने फैक्टर होंगे 4 के, 2 फैक्टर होंगे, 2 × 2, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर जोड़ा बनता है तो हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, एक बाहर निकाल लेंगे और हमारा रूट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। या आप ऐसे समझो कि √2 का स्क्वायर हो जाता है, और स्क्वायर और रूट हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। स्क्वायर और रूट दोनों साथ में लगे हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं, यानी बचेगा क्या, यहाँ पर 2 बचेगा। तो यानी कहने का मतलब है कि √4 को आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और अच्छा देखिए, किसी भी संख्या का रूट आपको पता भी लगाना है तो आपको इस संख्या को 2 बार गुणा कर देना है, 2 × 2, तो हमको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। समझ में आया, 2 × 2 4 मिल जाएगा। तो 4 क्या है, एक स्क्वायर नंबर है, 4 क्या है, एक स्क्वायर नंबर है, किसका है, 2 का, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि -√4, तो -√4 का मतलब क्या है, √4 में माइनस कैसे आएगा, तो आप समझो कि -2 गुणे -2 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आता है, +4 आता है, ठीक है। क्योंकि माइनस से माइनस का गुणा होता है तो क्या हो जाता है, प्लस, माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस, ठीक है। यानी कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जिससे यहाँ पर -4 आ सके। एक तरीका जो है, अगर -2 × +2 करें तो ये आंसर में -4 आएगा, ठीक है। लेकिन फिर ये संख्याएं बदल जाएंगी क्योंकि +2 और -2 संख्या रेखा पर अलग अलग संख्याएं होती हैं, ठीक है। यहाँ पर 0 होता है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पर -1, ये -2, तो -2 हमारा यहाँ पर है और 2 यहाँ पर, तो इनके बीच में कितनी संख्याओं का अंतर, 1 2 3 संख्याएं हैं इनके बीच में। तो क्या 2 और -2 सेम है, नहीं, जबकि हमारा 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर। अच्छा, किसी संख्या का स्क्वायर का क्या मतलब होता है, किसी संख्या पे अगर स्क्वायर लगा है तो इसका मतलब है कि उसी संख्या को 2 बार गुणा किया जा रहा है, ठीक है। तो यानी अगर हम देखो यहाँ पर -2 का अगर हम 2 बार करें तो हमारा रूट में 4 माइनस में नहीं आएगा, -4 रूट में सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पर सॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि भैया रूट में -2 गुणे -2 तो +4 होता है, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं ना, यहाँ पर -2 गुणे -2 क्या होता है, +4 होता है, जबकि यहाँ पर क्या है, हमारा -4 है। तो यहाँ पर हमको ये सॉल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि ये संख्या ओरिजिनलिटी में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। स्क्वायर नंबर का मतलब होता है सेम नंबर होना चाहिए, जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर -2 + 2 भी लिखते हैं तो आप बोलेंगे -2 + 2 गुणा कर देते हैं, तो -2 + 2 ये दोनों अलग अलग नंबर हैं। जब अलग अलग नंबर का गुणा करोगे तो -4 आएगा, और जबकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, तो अगर आप अलग अलग नंबर का गुणा करते हो तो फिर स्क्वायर लगेगा ही नहीं ना। जैसे -2 गुणे +2, तो क्या ये स्क्वायर लग जाएगा 2 का स्क्वायर, ये अगर आप ऐसा कर देते हैं -2 का स्क्वायर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत होगा, ठीक है। -2 का स्क्वायर यहाँ पर इस तरीके से लगेगा, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है आपको, ये जो है हमारा सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो एक बार मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ सब। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आप देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास कि -4 को परिभाषित नहीं कर सकते हैं क्योंकि -4 का वर्गमूल संभव नहीं है। -4 एक काल्पनिक संख्या कहलाएगी, जिसका वर्गमूल पॉसिबल नहीं है वो क्या है, यहाँ पर -4 का वर्गमूल पॉसिबल नहीं है, इसलिए -4 रूट में -4 एक काल्पनिक संख्या है। तो इसको लिखेंगे फिर कैसे, इसको लिखेंगे कैसे, इसमें क्या करेंगे ना, हम लोग 4 को अलग कर लेंगे और गुणे में 1 कर सकते हैं। देखिए -4 को लिखा जा सकता है 4 गुणे -1, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 4 × 4, वो भी -4 आएगा। तो -4 को हमने इस तरह से लिख लिया, तो -4 को किस तरह से लिख लिया, 4 गुणे -1 के रूप में। अब देखो 4 को अलग कर लिया, -1 को अलग कर लिया, तो ये रूट का फार्मूला रूट को सॉल्व कर रहा है धीरे धीरे करके। तो 4 को तो आप सॉल्व करोगे, √4 को सॉल्व करोगे तो आपका 2 आ जाएगा, और -1 में रूट में -1 क्या होता है, रूट में -1 हमारा आई होता है, तो आयोटा को बोलते हैं, तो यहाँ पर 2i इसीलिए लिखा गया है, ठीक है।
तो ये इससे बोलते हैं हमारी काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? जिसमें आई लगा होता है, ठीक है। ऐसे मान के चलो जिसमें आई लग जाएगा, 2i, 3i, 4i, 5i, ये सभी क्या होंगे? हमारे काल्पनिक संख्याएं होंगी, ठीक है। समझ में आ गया ना बात? तो चलिए एक बार इसको क्लीन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा परिमेय संख्या। नेक्स्ट है हमारा परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं समझने से पहले हम लोग एक छोटा सा देख लेते हैं कि किसी संख्या में ज़ीरो को जोड़ने या घटाने या गुणा करने या भाग देने पर क्या क्या हमारे आंसर्स, रिजल्ट्स प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे खाली जगह चाहिए, तो मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। देखिए, अगर किसी संख्या में ज़ीरो जोड़ा जाता है, जोड़ा छोड़ो, जोड़ हम देखते हैं। किसी संख्या में अगर हम ज़ीरो को जोड़ते हैं तो बहुत लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न होता है, वो ज़ीरो ही लिख देते हैं, जबकि हमारा आंसर क्या होगा? 4 होगा, ठीक है। अगर आपके पास एक भी रुपए नहीं था और मैंने तुमको 4 रुपए दे दिया, तो आपके पास कितना रुपए हो जाएगा? 4 रुपए हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपके पास 4 रुपए था और मैंने आपको एक भी रुपए नहीं दिया, तो आपके पास कितने रुपए रहेगा? 4 रुपए ही रहेगा। तो जोड़ में ये आप समझिए, किसी भी संख्या को जीरो में जोड़ो या संख्या को जीरो में जोड़ो या जीरो को संख्या में जोड़ो, तो हमारा आंसर क्या आएगा? वही संख्या ही आएगी, ठीक है। तो ये जोड़ का रूल हो गया। घटाना आप समझते हैं। घटाना क्या होता है? किसी भी संख्या को जीरो में घटा दो, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? -4 होगा, ठीक है। तो -4 यहाँ पर ये संख्या हो जाएगी, क्योंकि जीरो का कोई मतलब नहीं होता, तो बचा क्या? -4। अच्छा, 4 में जीरो को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर उत्तर 4 आएगा, क्योंकि 4 यहाँ पर प्लस में है, ठीक है। जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर जहाँ जहाँ जीरो लिखा है, तो वहाँ पे आपको क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं है। तो जब कुछ नहीं है तो यहाँ पर -4 बचेगा और यहाँ पर +4 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर -4 क्यों नहीं बचा? क्योंकि यहाँ पर जीरो को हमने घटाया इसमें, तो जीरो कुछ नहीं था तो कुछ भी नहीं बचा फिर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या बचेगा? +4 बचेगा। अच्छा, अब हम लोग गुणा देख लेते हैं। तो किसी भी संख्या का जीरो में गुणा करोगे तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। या संख्या में जीरो का गुणा करोगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। अब हम लोग भाग को भी देख लेते हैं। तो भाग में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग देते हैं तो आंसर हमारा क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा, अनंत आएगा। ये कैसे होगा? इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा ध्यान से। जैसे मान लीजिए हमने 0 लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया 4। अब आपको 0 का टेबल पढ़ना है कि 4 से ज़्यादा ना जाए। तो 0 का टेबल कैसे बनता है? ऐसे बनता है, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 4 जा 0। यानी किसी भी संख्या में आप गुणा करते चले जाएंगे तो हमको क्या मिलता जाएगा? 0, ठीक है। 0 को आप अनंत तक गुणा कर डालो तो हमको क्या मिल जाएगा? रिजल्ट में 0 मिल जाएगा। यानी क्या हमको 1 2 3 4 5 6 कोई भी संख्या यहाँ पर मिल रही है, 0 के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। तो क्या समझ में आता है? क्या समझ में आता है कि 0 को आप कितनी बार भी टेबल पढ़ लो, हम लोग 4 तक नहीं पहुँच सकते। और भाग का नियम क्या कहता है कि आपके पास या तो आपको एग्जैक्टली यही संख्या मिल जाए जो यहाँ पर लिखा हुआ है, या फिर थोड़ा इससे छोटा संख्या मिल जाए, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये तो मिल नहीं रहा है, तो छोटा संख्या हमको क्या मिल रहा है? 0 1 जा 0, 1 बार ले जाते हैं तो यहाँ पर 0 जाएगा, 2 बार भी ले जाएंगे फिर भी 0 होगा, 3 बार ले जाएंगे, कितनी भी बार ले जाओगे, अनंत बार ले जाओगे फिर भी 0 रहेगा। तो घटाने के बाद रिजल्ट हमको क्या मिलेगा? 4 में से 0 घटाया, अभी देखो यहाँ पे हमने घटाया था ना, 4 में से 0 घटाया तो क्या मिल गया था? 4। 4 में से 0 घटाया तो मिल गया हमको 4। फिर से हम क्या करेंगे? 1 बार ले जाएंगे फिर हो जाएगा 0, फिर घटाएंगे तो फिर 4 आ जाएगा। और ये प्रोसेस घटाते रहेंगे हम लोग, बार बार 4 आता रहेगा, 1 1 1 1 यहाँ पे आता रहेगा। तो ये जब मैक्सिमम बार आता गया 0 0 0, तो यानी इसका कोई अंत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये इन्फिनिटी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा ये। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग दे रहे हैं तो हमारा अनंत आता है, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट होता है हमारा दूसरा चीज़। अगर 0 को हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो क्या आता है? तो यहाँ पर हमारा 0 आता है। ध्यान से समझिए, 4 4/0 तो हमारा आएगा इन्फिनिटी,
0/4 तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कैसे। अब 4 का टेबल पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं इरेज करता हूँ यहीं पर। चलिए, अब हमको क्या करना है, 4 से भाग देना है 0 में। तो 4 का टेबल पढ़ते हैं, 4 1 जा 4। आपने बचपन में ऐसे ही टेबल पढ़ा होगा, 4 2 जा 8। लेकिन 4 को हम 0 से भी गुणा कर सकते हैं, तो हमारा आंसर कितना आएगा। अभी मैंने बताया था किसी भी संख्या को 0 में गुणा करो तो क्या आता है, हमारा 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। 4 को निगेटिव नंबर से भी गुणा कर सकते हैं, -1, तो हमारा क्या आएगा, -4। -2 से गुणा करेंगे तो कहते हैं आएगा -8 आएगा। यानी आप देख रहे हो कि यहाँ से हमारी स्टार्टिंग हुई है 8 -8 -4 फिर 0 फिर 4 फिर 8। यानी टेबल उल्टा भी जा सकता है और सीधा भी जा सकता है। तो यानी हमको क्या चाहिए था यहाँ पर, हमको तो चाहिए था 0, और 4 के टेबल में 0 आता है, जी हाँ बिल्कुल आता है। 0 को 4 को 0 बार ले जाएंगे तो 4 × 0 = 0, तो 0 बार ले जाते हैं यहाँ पर, हमको मिल जाता है 0, और 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो हमारा भाग यहाँ पर पूरा हो जाता है, भाग पॉसिबल हो गया और हमारा आंसर क्या आया, 0। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि 4 में अगर 0 से भाग देते हैं, 0 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, 0। तो ये चारों बातें आपको समझ में आ चुकी हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने परिमेय संख्याएं पे, ठीक है। ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको नहीं समझ में आया है, फिर से मेरी इस वीडियो को आप पैक करके एक बार फिर से समझने का प्रयास करिए। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है इसमें, और इसके चक्कर में बहुत सारे सवाल हमेशा गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग परिमेय संख्याओं को समझते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, परिमेय संख्याएं कहलाता है। p/q यानी एक फॉर्मेट है, ऐसा समझो, एक संख्या ऊपर होनी चाहिए, एक संख्या नीचे होनी चाहिए। इस तरह का अगर कोई संख्या हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, किसी संख्या को इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। यहाँ पर ऊपर क्या रहेगा, मान लिया कि कोई संख्या ऊपर लिखी है जिसका नाम p है, मान लिया कि कोई संख्या नीचे लिखी है जिसका नाम q है। तो p/q के रूप में जिस संख्या को हम व्यक्त कर सकते हैं वो सब क्या होती है, हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी शर्त है। छोटी सी शर्त क्या है कि यहाँ पर q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा था कि किसी भी संख्या को अगर हम 0 से भाग करते हैं तो इन्फिनिटी जाता है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि किसी भी संख्या को अगर हम 0 से भाग करते तो इन्फिनिटी जाएगा। तो अगर 0 से अगर यहाँ पर किसी संख्या के अगर यहाँ पर 0 आ जाएगा तो हमारा अनंत हो गया फिर, और अनंत जो है वो परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, परिमेय संख्या वही होती हैं जिनको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 0 के अलावा माइनस के नंबर भी हो सकते हैं, प्लस के नंबर भी हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता। 0 आपको छोड़ देना है, बाकी सब लिखना। तो यहाँ पर देखिए, जैसे जहाँ p और q एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं अभी हम लोग आगे देखेंगे। वैसे पूर्णांक का मतलब होता है कि जिसमें सभी अंक आते हों, जिसमें सभी अंक आएंगे वही क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। जिसमें q डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो q 0 नहीं होना चाहिए, जबकि p 0 हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं हो सकता, 2/0 नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ऊपर 0 आएगा तो चल जाएगा। जिसमें q 0 नहीं हो सकता, जैसे 5/3 √9, ठीक है, क्यूब √8। 0 भी हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पर लिखा गया है, एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी रेशनल नंबर है, कौन सा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याएं कौन सी हैं, वही संख्याएं जिनके p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अच्छा, एक नियम आप और जानिए। नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या के नीचे यानी डिनोमिनेटर में हम लोग हमेशा 1 को लगा सकते हैं। अगर कुछ नहीं लिखा है तो 1 लगाया जा सकता है। डिनोमिनेटर यानी हर जो होता है, अभी जो मैंने फॉर्मेट बताया p/q, तो q के स्थान पे कुछ नहीं लिखा गया है, जैसे मान लो 2 ही लिख दिया गया। अब 2 अपॉन कुछ नहीं है इसके नीचे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी संख्या लो, जैसे मैंने लिख दिया 45, तो 45 के नीचे कुछ नहीं लिखा तो हम इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, ठीक है। तो 45/1 हो जाएगा। तो इसको p/q के रूप में हमने दिखा दिया। तो किसी भी संख्या के नीचे हम लोग 1 लगा सकते हैं।
डिनोमिनेटर में हमेशा एक लगा सकते हैं, तो जीरो के नीचे भी एक लगा सकते हैं, ठीक है। और ज़ीरो के नीचे एक हमारा क्या आंसर आएगा, ज़ीरो आता है, ठीक है। अगर हम किसी संख्या से भाग दे रहे हैं, अभी तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था ना कि जीरो बटा अगर हमने 5 से भाग दे रहे हैं तो आंसर हमारा आएगा जीरो। जीरो बटा अगर हम 50 या 100 से भाग दे रहे हैं तो हमारा आएगा जीरो। जीरो बटा अगर हम 75 से भाग दे रहे हैं तो हमारा आएगा जीरो। यानी किसी भी संख्या से अगर हम जीरो में भाग दे रहे हैं तो हमारा क्या आएगा, ज़ीरो ही आंसर में आएगा। तो हम किसी भी संख्या के नीचे हम लोग एक लगा सकते हैं, ये हमारा रूल है। जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा उसके नीचे एक लगा, जैसे यहाँ पर -7 लिखा गया है तो -7 के नीचे हम लोग एक लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये -7 क्या हो जाएगा, हमारी परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर हो जाएगा। तो जीरो के नीचे हम एक लगा सकते हैं, तो यानी हमारा क्या हो गया, ये जीरो एक परिमेय संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, इस तरह से पूछा जा सकता है। या निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है, ये भी पूछा जा सकता है, तो जिसमें जीरो एक ऑप्शन में रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जीरो के नीचे हम लोग एक लगा सकते हैं। तो जीरो क्या है, एक परिमेय संख्या है यानी रेशनल नंबर है। यदि दशमलव के बाद संख्याओं का यथार्थ निर्धारण संभव हो, अर्थात शांत दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। यथार्थ निर्धारण संभव हो यानी दशमलव, अगर कोई नंबर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं और उसका आंसर इस तरीके से पॉइंट में आ रहा है, 6 6 7 8 4 ऐसे कुछ पॉइंट में आ रहा है, और इसका हम लोग एग्जैक्टली पता कर सकें कि वो किस पॉइंट तक पहुंच रहा है, तो वो क्या होता है, वो एक हमारा रेशनल नंबर होता है। यानी शांत दशमलव कह रहा है ना, शांत दशमलव क्या होते हैं, और इसको हम लोग अभी आगे समझते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कह सकते हैं कि 715 भाग जा करके 0.715, तो भाग 5 तक ख़त्म हो गया, तो ये क्या हो गया, ये शांत दशमलव वाली संख्या हो, इसके आगे संख्या नहीं जा रही है, ठीक है, यहीं पर ये ख़त्म हो गया। 2.314 तो ये क्या हो गया, ये एक शांत दशमलव हो गया, क्योंकि इसके आगे संख्या नहीं जा रही, तो शांत दशमलव इसको हम लोग कह सकते हैं। समस्त आवर्त दशमलव संख्याएं परिमेय होती हैं, ठीक है। आवर्त दशमलव संख्याएं, आवर्त यानी जो बार बार रिपीटेड होंगी, ठीक है। एक होता है शुद्ध सरल आवर्त और दूसरा होता है मिश्रित आवर्त। शुद्ध सरल आवर्त और मिश्रित आवर्त, देखो एक होता है जिसमें नंबर्स, अब देखो शुद्ध सरल आवर्त क्या होते हैं। शुद्ध सरल आवर्त में आप देखो दशमलव के बाद 5 5 5 5 5 बार बार 5 रिपीट हो रहा है, इसमें 5 के अलावा और कोई भी संख्या यहाँ से यहाँ तक नहीं है, तो इसको बोलेंगे शुद्ध या फिर सरल आवर्त बोलेंगे। शुद्ध आवर्त दशमलव या फिर सरल आवर्त दशमलव, तो इसको हम लोग जो संख्या में बार बार रिपीट होती है ना, उसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं, और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं, बार बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि ये 5 जो है वो मैक्सिमम मल्टीपल टाइम से यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो जितनी मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है इसलिए इसके ऊपर बार लगाया जाता है, और इस संख्या को एक छोटी सी डंडी आपको खींच देनी है संख्या के ऊपर, तो इसको हम लोग बोलेंगे 5 बार, 0.5 बार, यानी जिसके ऊपर बार लगा रहेगा वो संख्या बार बार रिपीट होगी। इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/9 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसी तरीके से अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पर देखो तो आपने दो एग्जांपल देखो, एक तो ये 5 सब में रिपीट हो रहा है, इसमें देखो 713 713 713 713, ये भी हमारा शुद्ध आवर्त या सरल आवर्त कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 713 जो नंबर है ना, ठीक है, 713 जो नंबर है, 713 फिर 713 फिर 713, तो ये जो 713 नंबर है ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो बार बार रिपीट होने की वजह से 713 के ऊपर एक बार लग जाएगा। तो जिसके ऊपर बार लग जा रहा है आसानी से, ठीक है, आप देखो शुरुआत स्टार्टिंग से ही बार लग गया है इसके ऊपर 713, इसके आगे 0.713, इसके आगे कोई और नंबर नहीं है। जबकि मिश्रित आवर्त में क्या होता है, मिश्रित आवर्त में देखो लिखा 0.8 एक संख्या ये आ गई, फिर आ गया 17171717, तो 8 तो अलग है, 0.8 भी है और फिर 17 के ऊपर बार लग रहा है। तो आप देखो यहाँ पर दो टाइप का हो गया, एक टाइप ये, एक टाइप ये, एक तो बार वाला, एक फिर बिना बार वाला, ठीक है। एक बार वाला हो जाएगा, एक बिना बार वाला हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मिश्रित आवर्त दशमलव बोलेंगे, मिश्रित आवर्त बोलेंगे। यहाँ पर मिक्स हो चुका है, एक बिना बार का है, दूसरा बार वाला है, ठीक है, एक टकला है, दूसरे के ऊपर बार लगा हुआ है, तो ये मिश्रित आवर्त दशमलव कहलाता है, ठीक है। अभी इनको हम सॉल्व करने का मेथड हम लोग देखेंगे, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो ये चीज़ हम लोग अभी देख के छोड़ के चलते हैं, ठीक है। धीरे धीरे आगे हम लोग विस्तृत अध्ययन के लिए टॉपिक देखें, तो जब इसकी टॉपिक आएगा तो हम लोग इसमें
देखेंगे कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं, कैसे हम लोग इससे दशमलव से फ्रैक्शन में पहुंच सकते हैं और फ्रैक्शन से फिर से दशमलव में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये दशमलव है, डेसिमल है, और पी बटा क्यू को क्या क्या कहा जाता है, फ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो इससे इसमें कन्वर्जन और इससे इसमें कन्वर्जन हम लोग भिन्न के टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, जब हम लोग फ्रैक्शन पढ़ने लगेंगे तो उस टॉपिक में देखेंगे कैसे हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वाली हेडिंग अभी हम लोग छोड़ते हैं, क्योंकि अभी हम लोग तो एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। यहाँ पर आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं होती हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी दो नंबर्स के बीच में जैसे आप बोलो 2 और 3, तो 2 और 3 ये नंबर हैं, क्या इनके बीच में कोई संख्या है? तो आप बोलोगे नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं। तो 1 2 3, आप स्केल देखो, स्केल पर से लाइन खींची रहती है, 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 नंबर्स के बाद ये 10 में क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। ठीक है, तो इसके भी लिखा रहता है 1 2.1 2.2। ठीक है, इस लाइन का नाम 2.2, फिर 2.3, फिर 2.4। अब देखो जैसे ये 2.1 और 2.2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, आप पूछेंगे इनके बीच में भी नंबर हो सकते हैं? हाँ, इनके बीच में भी 9 नंबर्स हैं। ठीक है, तो इन दोनों लाइंस का 2.11, ठीक है, फिर क्या आएगा 2.12, इस तरीके से नंबर चलेगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर संख्याएं अनंत हो चुकी हैं। अभी हम लोग विस्तार को भी देखेंगे, संख्याओं के विस्तार को भी देखेंगे, कैसे हम लोग उसको विस्तार कर सकते हैं। तो कह रहा है कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। आपने जो स्केल चेक करी, जो पटरी चेक करी है, उसमें लाइनें खींची रहती हैं, उसका यही मतलब है। बार बार उसको हम जूम करते चले जाएंगे तो हमको संख्याएं मिलती चली जाएंगी। ठीक है, वो हम लोग आगे देखेंगे कैसे होता है। अभी हम लोग इसको इतने पे ही छोड़ते हैं। कुछ चीज़ें आपको धीरे धीरे आगे जा कर के समझ में आएंगी, तो जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही आप उसको एक्सेप्ट करते चलिए कि हाँ ठीक है, ऐसा होता है। जब हम लोग धीरे धीरे आगे सवाल में आगे बढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या। थोड़ा सा क्लीन करते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारा अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? ठीक है, संख्याएं जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, अपरिमेय संख्या कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि जिनको हम लोग p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्या कैसे कहते हैं? जिसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकें। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है √3, उस क्वेश्चन में √4 लिखा था। देखो √4 जो है वो एक परिमेय संख्या है, जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये कैसे हो गया? देखो, क्या आप इस रूट को सॉल्व कर सकते हो? तो इस रूट को पूरी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, और इसका आंसर हमारा कितना निकल के आएगा, 2। इसका आंसर कितना आएगा, 2। लेकिन √3 को आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसका आंसर आएगा 1.713। इस तरह से करते 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 ये कभी भी अंत नहीं होगा, इसका अनंत संख्या तक ये चलता रहेगा। कोई एग्जैक्ट नंबर पर ये आकर के रुकेगा ही नहीं, और जब ये रुकेगा नहीं तो इसका कोई अंत नहीं है, और जब इसका कोई अंत नहीं तो ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। इसलिए ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहती हैं। ठीक है, अभी हम लोग जब रूट को सॉल्व करना सीखेंगे, जब वर्गमूल या घनमूल ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि √3 को हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। एक जगह पर जा कर के हमको अपने मन से रुकना पड़ रहा है। ठीक है, जहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते जाएंगे तो अलग अलग बार बार नंबर रिपीट हो रहे हैं। देखो यहाँ पर ऊपर जो था, यहाँ भी नंबर रिपीट हो रहा है अनंत तक ये भी जा रहा है, लेकिन इनमें क्या था, इनमें हमारा ये बार बार रिपीटेड नंबर है, 17 17 17 17 17 17, ये अनंत तक जा रहा है, पर ये रिपीटेड नंबर है, तो इसलिए हम लोग इसके ऊपर बार लगा देते थे। ऊपर भी देखो जो भी नंबर यहाँ पर मिल रहे हैं, तो 713 713 713, ये सब रिपीटेड नंबर थे, इसलिए इनके ऊपर बार लग जाता था। लेकिन हम लोग जब √3 को सॉल्व करेंगे ना, तो कभी भी रिपीटेड नंबर नहीं आएगा, ये आएगा 1.713, कुछ भी नंबर मुझे याद नहीं है, जब हम लोग सॉल्व करेंगे देखें तो इसमें कुछ भी नंबर आ सकता है, 4 6 5 7 8 2, बार बार, यानी इसके अंदर कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। तो जिसमें कोई पैटर्न नहीं बनेगा वो सारे हमारी अपरिमेय संख्या, एक तो ख़त्म भी नहीं हो रहा है, दूसरा पैटर्न भी नहीं बन रहा है कि हम उसके ऊपर बार लगा दें। ठीक है, जैसे उसके ऊपर हम बार लगा के छोड़ देते, अगर बार लग जाता तो फिर वो हमारा अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या में बदल जाता। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर बार नहीं लग रहा है, तो जब बार नहीं हम लोग लगा ही नहीं पा रहे हैं, ये अनंत संख्याओं तक ऐसे नंबर बार 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 बदलता हुआ नंबर आ रहा है, कोई भी रिपीटेड नंबर नहीं आ रहा है।
तो इस वजह से यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि √3 जो है वो हमारा एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से √5, √7, ठीक है, √9 नहीं होगा क्योंकि √9 को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आए, 3 3 जा 9, ठीक है। तो जिनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जिन रूट को सॉल्व कर सकते हैं वो सब परिमेय संख्या में आती हैं, जिन रूट को सॉल्व नहीं कर पाएंगे वो सब अपरिमेय संख्याएं में आएंगी। 1/√7, 7 √5, ठीक है, ये सारी जो संख्याएँ हैं ये एक अपरिमेय संख्या है। इसी में हम लोग देखेंगे कि पाई, अगर कहीं पर पाई लिखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर कहीं पर पाई लिखा गया है तो पाई जो है हमारा बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। अगर इससे अपरिमेय संख्या से क्वेश्चन कोई पूछेगा ना तो ये पाई ही पूछेगा। तो आपको याद रखना है कि पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो पाई अपरिमेय संख्या है। और बोलेंगे अगर 22/7 लिखा गया है तो ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो पाई हमारी एक अपरिमेय संख्या है। पूर्णांक संख्याएं, अब हम लोग देखते हैं पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। इंटीगर नंबर्स, ठीक है, थोड़ा सा क्लीन करते हैं इसको। देखिए हो सकता है कि आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हों, तो आपको, अगर आपने पढ़ी हैं तो आपका रिवीजन हो जा रहा है, और अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो इसको ध्यान से समझते चलिए। जिसने पढ़ा है वो इस पोर्शन को स्किप भी कर सकता है, आप हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ या अगले वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं, ठीक है। मेन चीज़ है ना, हमारा रिवीजन बार बार होना चाहिए। तो अगर आपने पढ़ा है, अगर आप एक बार देख लोगे, स्पीड फॉरवर्ड करके देख लोगे, अगर आपको मेरे बोलने की स्पीड स्लो लग रही है तो सेटिंग्स में जा करके आप स्पीड को बढ़ा सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा और जल्दी से ये वीडियो आपका पूर्व रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं। जब प्राकृतिक संख्या को ऋणात्मक और धनात्मक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए, ठीक है, धनात्मक में व्यक्त करें, ऋणात्मक में व्यक्त करें, उसमें ज़ीरो भी हो, तो वो संख्याएं क्या आती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं, ठीक है। पूर्णांक संख्या भी हम लोग बात कर रहे थे ना ऊपर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग पूर्णांक संख्याओं की बात कर रहे थे। सारे नंबर्स मैंने कहा था, सभी के सभी नंबर्स जिसमें क्या होंगे, ज़ीरो होते हैं, टोटल निगेटिव नंबर्स होते हैं और सब पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो सारी पॉजिटिव संख्याएं, निगेटिव संख्याएं और ज़ीरो भी अगर उसमें ऐड हो जाए, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक निगेटिव है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉजिटिव है, अनंत लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इन्फिनिटी, अनंत यानी कोई भी नंबर हो सकता है, और इसके साथ साथ में प्लस में ज़ीरो भी आ जाता है हमारा। तो ये तीनों मिलकर के क्या कहलाते हैं, हमारे पूर्णांक संख्या। अगर कोई पूछे सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होती है, ठीक है, अब यहाँ नोट बना के लिखा हुआ है तो यानी इंपॉर्टेंट होगा, तो ये इन्फिनिटी होती है, क्योंकि सबसे छोटी हमारी पूर्णांक संख्या पता ही नहीं है। आप जो भी नंबर लिखोगे उससे छोटी एक संख्या मैं बना दूंगा। जैसे तुम कहोगे कि सर ये हमारी सबसे छोटी संख्या है, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव लगा, ये किधर आएगा, इस तरफ आएगा, तो मैं इसके आगे एक नंबर और लिख दूंगा, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी निगेटिव में जितनी बड़ी संख्याएं होती हैं वो सब छोटी होती हैं। जैसे 3 छोटा है और 2 बड़ा है, ठीक है, 2 छोटा है, 1 बड़ा है, 1 से बड़ा कौन है, 0 है। सोचो वहाँ पर -1 से बड़ा हो जाता है 0, ठीक है, और इससे भी बड़ा क्या हो जाता है, -2 से बड़ा क्या हो जाता है 1, ठीक है, -3 से बड़ा हो जाता है 2। तो आप देखोगे जितनी बड़ी संख्याएं यहाँ पर हमको मिलती जा रही हैं वो उतनी ही छोटी हैं। तो अब तुमने इतनी बड़ी लिखी थी, उसके आगे मैंने एक और लगा दिया, तो ये एक और डिजिट में हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। अब 10 करोड़ की हो गई, पहले कितनी थी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, पहले करोड़ था, मैंने एक और लगा दिया तो 10 करोड़ हो गया, तो ये और बड़ी संख्या हो गई। तो अगर इस नियम के हिसाब से हम लोग देखें कि जितनी बड़ी होती जाएगी उतनी छोटी संख्या हो जाएगी, तो ये मैंने लिखा था, तो इसके आगे मैंने एक और लगा, तो ये थोड़ी सी और बड़ी हो गई, और जब ये बड़ी हो गई तो ये फिर छोटी बन गई, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर हाँ इससे ज़्यादा बड़ी नहीं बन सकती, तो मैं इसके आगे कोई भी नंबर लिख दूंगा, ये और बड़ी हो गई, फिर और बड़ी हो गई। तो कहने का मतलब ये इन्फिनिटी तक चलेगा, अनंत है, संख्याओं का कोई अंत नहीं होता। तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या की बात करा जाए तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, हमारा इन्फिनिटी आएगा। आपको याद रखना है सबसे छोटी पूर्णांक संख्या है, यानी सबसे छोटा इंटीजर नंबर क्या होता है, वो इन्फिनिटी होता है, ठीक है। वैसे इंटीजर नंबर में क्या क्या आता है, इंटीजर नंबर में हमारे सभी ऋणात्मक संख्याएं आती हैं, सारी धनात्मक संख्याएं आती हैं, उसके साथ साथ जीरो भी आता है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्राकृतिक संख्याएं।
प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? तो प्राकृतिक संख्याएं हम लोग देखते हैं, संख्या जिसे हम अपने गणना के रूप में लेते हैं, ठीक है। आप काउंटिंग जहाँ से स्टार्ट करते हो, काउंटिंग आप जीरो से स्टार्ट नहीं करते हो। कोई सामान आपके यहाँ होता है तो आप क्या करते हो, जैसे आपके घर में मान लो कि कुछ फ्रूट्स आए हैं ना, अंगूर के दाने मान लो ये रखे हुए हैं, तो आप कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करोगे? 0 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट करोगे या ऐसे स्टार्ट करते हो 1 2 3 4 5? तो गिने जाने वाले नंबर्स तो यही होते हैं, यानी 1 से आप गिनना स्टार्ट करते हो, 1 2 3 4 5। गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हो? आप हमेशा 1 से स्टार्ट करते हो। तो जहाँ से आप गिनना स्टार्ट करोगे वो सारी क्या है, हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी इसके अंतर्गत जीरो नहीं आता। 1 2 3 4 5 और ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक, ठीक है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? प्राकृतिक संख्या की स्टार्टिंग होती है हमारी 1 से, ठीक है। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? अब देखो पूर्णांक में निगेटिव भी आ गया, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में हमेशा पॉजिटिव नंबर्स ही आएंगे। आपको ध्यान रखना है, प्राकृतिक संख्या में हमेशा धनात्मक संख्याएं होती हैं। ऐसे नंबर जो सिर्फ पॉजिटिव में होते हैं वही प्राकृतिक संख्या में आएंगे, क्योंकि आप गिनती तो पॉजिटिव से ही करोगे ना, निगेटिव से तो करोगे नहीं, ठीक है। तो अभी देखो हमारा पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? होल नंबर, शून्य सहित समस्त प्राकृतिक संख्या। ये सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनमें जीरो और लगा दो तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। यहाँ देखो जीरो और लग गया, और ये सारी प्राकृतिक थी, इनमें जीरो लगा दिया तो ये क्या हो गई? पूर्ण संख्या, यानी जीरो भी इसमें ऐड कर लिया जाता है। यहाँ पर भी आपकी निगेटिव संख्याओं का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। पूर्ण संख्याओं में निगेटिव संख्याएं नहीं होती, जबकि पूर्णांक संख्याओं में निगेटिव संख्याएं होती हैं। पूर्ण और पूर्णांक में देखो आप थोड़ा सा कंफ्यूज बच्चे हो जाते हैं। पूर्णांक हमारी पॉजिटिव जोड़ी जाती है, निगेटिव और जीरो, ये तीनों होते हैं पूर्णांक में, जबकि पूर्ण संख्या में जीरो होते हैं और पॉजिटिव संख्याएं होती हैं। तो याद रखिएगा, पूर्ण संख्याओं में जीरो और पॉजिटिव होती है, पूर्णांक में पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों होती हैं, ठीक है। ये आपको समझना है। नेक्स्ट है हमारा सम संख्या। सम संख्या वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाते हैं, यानी जिसको हम लोग 2 से डिवाइड करें। अब जैसे मान लो 46 मैंने लिख दिया, ठीक है। तो 46 का अगर सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 में 4 गया कुछ नहीं, यहाँ पे कट गया ये, 6 उतारेंगे, 2 तिहाई 6। तो जिसमें शेषफल कुछ ना बचे, देखो यहाँ इसको बोलते हैं शेषफल, जिसमें हमारा शेषफल 0 आ जाए या कुछ ना बचे, तो इसका मतलब वो 2 से विभक्त हो चुका है, ठीक है, कट गया है। हम लोग क्या बोलते हैं? कट गया। तो आपने भाई कई बार सुना होगा, क्या ये इससे कटेगा कि नहीं कटेगा? तो कटने का मतलब होता है कि हमारा शेषफल क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। जिसमें 0 हमारा शेषफल आ जाता है उसको बोलते हैं हम लोग कट गया। तो कह रहा है कि वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभक्त हो, सम संख्याएं कह जाती हैं। ऐसी संख्याएं जिनको हम लोग 2 से भाग देने पर वो सारी संख्याएं क्या हो जाएं? कट जाएं, वो सभी संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। और ये ज़्यादातर हम लोग देखेंगे एक एक नंबर छोड़ के चलता है, 2 3 छोड़ के 4, 5 छोड़ के 6, 7 छोड़ के 8। तो इस तरीके से 2 4 6 8, ठीक है, फिर 10, फिर 12, ठीक है, फिर 14 16, इस तरीके से ये चलती रहेंगी। तो ये सारी संख्याएं अनंत तक जाएंगी और ये सब के सब 2 से कट जाएंगी। तो जो संख्याएं 2 से कट जाएंगी उनको बोलते हैं सम संख्याएं, ठीक है। विषम संख्याएं किसको बोलते हैं? वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं। जो 2 से ना कटेंगी तो वो सारी क्या हो जाएंगी? विषम संख्याएं। जैसे 1 3 5 7। अब देखो 7 है ना, 7 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिहाई 6 और 1 बच जाएगा। यहाँ पर देखो नहीं कटा, यहाँ पर 1 बचा हुआ है। अब आप इसको दशमलव में ले जाओगे तो दशमलव में आपको नहीं जाना है, ठीक है, दशमलव में आपको नहीं जाना है। अब आप बोलोगे दशमलव में ले जाके काट देते हैं, तो दशमलव में आपकी बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर आपको बिना दशमलव में जाए हुए ही भाग देना है। तो उसको बोलते हैं विभक्त होना, यानी कट जाना। तो यहाँ पर 2 से तो नहीं कटा ये, इसका मतलब ये क्या है? विषम संख्या। तो जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं उनको हम लोग विषम संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स, वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। यानी आप उसका फैक्टर करोगे, गुणनखंड निकालोगे। जिनको गुणनखंड नहीं आता होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी हम लोग आगे सीखेंगे। तो आप इतना जान जाइए, जिसका हम लोग टुकड़े करें, फैक्टर करें, गुणनखंड करें, तो उसके टुकड़े ना हों, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं? हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे मान लो कि अगर मैं 6 लिख दूं तो आप 6 को क्या लिख सकते हो? 2 गुणे 3, ठीक है, 3 दूनी 6। लेकिन अगर मैं 7 लिख दूं तो 7 को ऐसे कोई भी 2 नंबर बताओ जिनको गुणा करने पे 7 आ जाता है? तो ऐसा कोई नंबर नहीं, सिर्फ 7 है और 1 है। यही वो 2 नंबर हैं जिनको आप गुणा करोगे तो हमको 7 मिलेगा, ठीक है।
तो समझ पा रहे होगा आप मेरी बात को, जिनके फैक्टर ना किए जा सकें, जिनके कोई भी गुणनखंड नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ दो दो गुणनखंड हो। एक तो वो खुद संख्या होनी चाहिए, जैसे 7 है तो 7 ये खुद संख्या है, और दूसरी 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो इनके 7 का गुणनखंड क्या निकलेगा, 7 और 1। तो यही इसके दो गुणनखंड हैं, जिससे कि इस संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर्स बोलेंगे। तो यहाँ पर आप देखो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7। ये वो नंबर हैं जिनको आप दो नंबर में गुणा करके टुकड़ा नहीं कर सकते। ठीक है, 11, कोई भी ऐसा नंबर बताओ जिनको गुणा करने पे 11 आ जाए, तो नहीं है। तो 11 और वो दो, 11 और 1, यही दोनों ऐसे नंबर हैं जिनको गुणा करने पे 11 आएगा। ठीक है, तो ये सारे जो नंबर्स हैं, 13, ठीक है, 15 नहीं है। आप देखो यहाँ पर 15 नहीं है, क्योंकि 15 को आप 3 और 5 में गुणा इसका फैक्टर कर सकते हो, तो 5 दिए 15 होता है। तो 15 नहीं है, 15 अभाज्य संख्या नहीं, जबकि 17 है। ठीक है, 17 क्या हो जाएगा, 17 गुणे 1। तो अभाज्य संख्याएं किनको बोलते हैं, जिनके पास सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, एक तो वो खुद संख्या होती है और दूसरी कौन सी होती है, 1। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, आप देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जा रही हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती हैं। ठीक है, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या। क्वेश्चन पूछा जाता है सम अभाज्य संख्या बताओ, ऐसी संख्या हमको बतानी है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो 2 वो ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, और इसके बाद आपको सम संख्याएं नहीं मिलेंगी। ठीक है, सारी की सारी विषम संख्याएं मिलेंगी, लेकिन 2 जो है वो हमारी सम है और अभाज्य है। तो आपको याद रखना ये बात, सम और अभाज्य। ठीक है, इवन नंबर और अभाज्य संख्याओं को बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम इवन है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तभी आपको स्पेसिफिकली यहाँ पर जो बता रहा है ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। 1 से लेकर के 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 1 से लेकर के 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 15। जबकि 1 से लेकर के 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हैं। अगर 1 से 100 तक देखेंगे तो टोटल हमको कितनी प्राइम नंबर्स मिलेंगे, 25। 1 से लेकर के 50 तक देखेंगे तो 15 अभाज्य संख्याएं हमको मिलेंगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इनको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए और रिवाइज कर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। अभाज्य संख्याओं की जांच कैसे करें, कैसे हम लोग जानेंगे कि कोई संख्या अभाज्य संख्या है कि नहीं संख्या। ठीक है, इसका क्लैरिफिकेशन नीचे दिया हुआ है। यदि यन कोई संख्या है, मान लीजिए कि यन कोई संख्या है, तो यन के बराबर यन से बड़ी कोई पूर्ण वर्ग संख्या ए लें, और अब ए या ए से छोटी जितनी अभाज्य संख्याएं हैं को बारी बारी से यन में भाग दें। यदि यन उनमें से किसी अभाज्य संख्या से विभक्त ना हो तो यन निश्चित रूप से एक अभाज्य संख्या होगी। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, यहाँ तो बहुत कंफ्यूजिंग लाइंस लिखी हुई हैं, उदाहरण के हिसाब से समझते हैं। जैसे 173 एक अभाज्य संख्या है या नहीं, अगर हमको ये पता करना है तो हम लोग क्या लेंगे, 173 हम लोग किसके आसपास देख रहे हैं, तो 14 के स्क्वायर के आसपास आता है। ये 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। ठीक है, 13 तरह में 159, 169 होता है 13 का, और 196 होता है 14 का। तो लगभग इसी के आसपास संख्याएं ले रहे हैं। तो कह रहा है कि आपको ए ऐसी संख्या लेनी चाहिए जो उसके आसपास की संख्याएं हो। तो 14 हमने ले लिया। अब 14 से छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 9 व 13 है। तो 14 से छोटी कौन कौन सी अभाज्य संख्या हैं, 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं, 11 हैं, 13 है। 173 से इनमें किसी भी संख्या से पूर्णतः विभक्त नहीं है, अतः 173 एक अभाज्य संख्या है। तो सबसे चेक कर लेंगे, 2 से चेक कर लेंगे, क्या 2 से कटेगी, नहीं कटेगी। अभी हम लोग डिविजिबिलिटी रूल जान जाएंगे तो उस हिसाब से फिर चेक कर लेंगे। 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, सबसे चेक करेंगे और ये किसी से नहीं कटेगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आसपास का स्क्वायर नंबर ढूंढना है, जो भी संख्या दी जा रही है। ठीक है, इसको समझ लीजिए, फिर हम लोग स्क्वायर नंबर और बहुत सारी चीज़ें हम आगे धीरे धीरे समझेंगे। तो ये फिर से हम लोग, आपको क्या करना है ना, ये वीडियो 2-3 बार रिवाइज़ करना है आकर के। आप मैं चैप्टर धीरे धीरे आगे हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, और फिर बैक में आकर के आपको पीछे से ये चैप्टर्स को फिर से रिवाइज़ करना है बार बार। तो जो चीज़ें आपके नहीं समझ में आ रही हैं वो धीरे धीरे कर करके समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर 173 जो है, 173 से के आसपास का स्क्वायर नंबर लेना है, उससे बड़ा। ठीक है, कोई इससे बड़ा संख्या लेना है। ठीक है, यहाँ पे बड़ी बोल रहा है ना, तो कोई भी बड़ा स्क्वायर नंबर लेना है, तो उसके आसपास का 196 होता है, 196 यानी 14 का स्क्वायर। तो 14 ले लिया। अब देख रहे हैं 14 से छोटी कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13। अगर इन सब से नहीं कट रही हैं तो इसका मतलब ये संख्या एक अभाज्य संख्या है। ये पता करने का एक तरीका है। ठीक है,
फिर हमारा आता है, हमने अभाज्य संख्याएं देख लिया, अब हम लोग देखेंगे भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कंपोजिट नंबर। ठीक है, वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें कम से कम 3 गुणनखंड हो। अच्छा, 2 गुणनखंड हो, जैसे 7 गुणे 11, तो ये अभाज्य संख्या हो गई। ठीक है, और जिसमें 3 गुणनखंड हो गए, जैसे 6, 6 का देखो 2 गुणे 3 गुणे 1। ठीक है, इनमें 3 गुणनखंड हो गया। ठीक है, एक एक भी तो है, एक से किसी भी संख्या का एक में गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो एक जो है वो हर संख्या का गुणनखंड हो सकता है। तो यहाँ पर 3 गुणनखंड हमको मिल जा रहे हैं, तो अभाज्य संख्याएं बोलते हैं इसको, सॉरी भाज्य संख्याएं इसको बोलते हैं। भाज्य संख्या क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो इसके 3 या 3 से ज़्यादा गुणनखंड हो। ठीक है, कम से कम 3 होने चाहिए, उससे ज़्यादा गुणनखंड हो जाएंगे चल जाएगा। जैसे 12 ले लिया, तो 12 का चेक करते हैं, फैक्टर करते हैं, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एक कम 3, तो 12 का फैक्टर क्या निकल के आया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1। तो आप देखो 12 के इतने सारे फैक्टर आ गए, 1 2 3 4, 4 फैक्टर आ गए, तो इसका मतलब 12 क्या है, वो एक भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या में सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं और भाज्य संख्या में 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। जैसे 4 6 8 10, आप इनका फैक्टर निकालोगे तो 4 का क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 1, 6 का क्या आएगा, 2 गुणे 3 गुणे 1, 8 का क्या आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 1, इस तरीके से, 9 का इसी तरीके से, फिर 10 का इस तरीके से। ये सारी संख्याएं क्या हैं, भाज्य संख्याएं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो क्या होती है, वो 4 होती है, 2 नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ऑप्शन में बच्चे जल्दीबाजी में गलती करके आ जाते हैं कि भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या की अगर बात करेगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करेगा वो 4 होगी। ठीक है, क्योंकि 2 का आप करोगे फैक्टर तो 2 गुणे 1 मिलेगा, 3 का करोगे क्या निकल के आएगा, 3 गुणे 1, लेकिन 4 का करोगे आपको क्या निकल के आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 1। तो आप वहाँ पर हमने अभी देखा डेफिनेशन में क्या करा था, जिसके कम से कम 3 फैक्टर हों, तो जिनके 3 फैक्टर होंगे वही है हमारी भाज्य संख्याएं। इन दोनों के तो 2 फैक्टर है ना, इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। भाज्य संख्याएं सम और विषम दोनों हो सकती हैं। ठीक है, तो सम और विषम होने से मतलब नहीं है। अभी सम संख्याएं हम लोग ने देखी, जो संख्याएं 2 से कट जाए वो सम होती हैं, जो 2 से ना कटें वो विषम होती हैं। तो भाज्य संख्याएं सम और विषम दोनों हो सकती हैं। ठीक है, जैसे 9, 9 देखो, 9 एक विषम संख्या है, लेकिन इसका फैक्टर करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 1, तो इसके 3 खंड आ गए, 3 फैक्टर आ गए, इसलिए ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो बाद में समझ में आ गया कि सम और विषम संख्याएं दोनों हो सकती है। 4 सम है, देखो 4 सम है, 6 सम है, 8 सम है, 9 विषम है, 10 सम है। ठीक है, तो जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं वो विषम संख्याएं होती हैं, जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं वो सम संख्याएं होती हैं। चलिए अब आगे समझते हैं। नेक्स्ट है हमारा सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, संख्याओं का ऐसा युग्म जिनके बीच का मासा 1 हो। आप हमेशा किसी भी 2 संख्याओं का फैक्टर करके उनका आप मासा निकाल लो। ठीक है, यानी HCF निकाल लो। तो जिन संख्याओं का HCF हमेशा 1 आता है, ठीक है, 1 के अलावा कोई भी नंबर ना आए, जैसे 15 और 17। ठीक है, तो 15 का फैक्टर करोगे तो क्या निकल के आएगा, 15 3 गुणे 5 गुणे 1। ठीक है, 7 का फैक्टर क्या करोगे तो क्या निकल के आएगा, 7 गुणे 1। तो HCF क्या होता है, HCF हमेशा वो नंबर होता है जो दोनों में कॉमन होता है। तो क्या दोनों में कॉमन है, यहाँ इसमें 7 है, नहीं है, इसमें 3 और 5 है, नहीं है, तो क्या कॉमन है, यही 1 कॉमन है। तो इससे HCF क्या निकल के आएगा, 1। तो इन दोनों का HCF 1 आ गया, इस वजह से ये 1 जो है वो, ये 15 और 17 सह अभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर्स, इनको को प्राइम नंबर बोलेंगे। 18 17 30 47 ये सारे नंबर क्या हैं, को प्राइम नंबर हैं। अब तो आपको अगर पता करना हो कि कोई संख्या को प्राइम नंबर है या नहीं है तो कैसे बता सकते हो, तो आपको उसको HCF निकालना पड़ेगा। अगर उनका HCF 1 आता है तो यानी वो संख्याएं होती हैं हमारी को प्राइम नंबर्स। क्रमागत संख्या युग्म सदैव सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। कह रहा है कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जाए, क्रमागत कोई संख्याएं दी गई, क्रम से दी, जैसे 2 3, ठीक है, 4 5, ये क्रमागत संख्याएं हैं। 9 10 क्रमागत संख्या है। 11 12 क्रम से है ना, लाइन से हैं, एक के बाद एक। 14 15, तो ये सारी संख्याएं क्या हैं, हमारी सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। 7 8 10 11 20 21 सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, फिर आता है हमारा परफेक्ट नंबर।
जब दी गई संख्याओं के समस्त गुणनखंडों का योगफल, संख्या स्वयं को छोड़कर, मतलब संख्या को छोड़ दो, दी गई संख्याओं के समस्त गुणनखंडों का योगफल उस संख्या के बराबर हो तो उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 6 और 28 और 696 ये सारे 496 ये सारे क्या हैं, संपूर्ण संख्या हैं। उदाहरण के लिए 28 के गुणनखंड अगर हम लोग करेंगे तो क्या क्या आता है, 1 2 4 7 14, ठीक है, ये हैं क्या हमारे 28 के गुणनखंड। तो 28 के गुणनखंड में ये सारे नंबर्स आते हैं। तो भाई साहब अगर इनको सबको जोड़ लो आप, 1 2 4 7 14, तो सबको जोड़ कर क्या आ जाए, 28 को छोड़ दो, सबको जोड़ने के बाद हमारा जो जोड़ आता है वो 28 आता है। तो इस वजह से हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको संपूर्ण संख्या बोल सकते हैं, परफेक्ट नंबर बोल सकते हैं। परफेक्ट नंबर किसको बोलेंगे, सारे फैक्टर्स का जोड़ अगर वही नंबर आ जाता है तो इस तरह से हम लोग ने जितने भी टाइप के नंबर होते हैं वो यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो विभाज्यता के ऊपर होगा, उसमें हम लोग विभाज्यता के नियम को देखेंगे। तो अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी तो मैं कहूँगा कि आप इस वीडियो को 1-2 बार फिर से रिपीट करके देख लीजिए, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के नोट्स बना लीजिए, और मिलते हैं हम लोग फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।